सभी विद्यार्थियों का स्वागत है एक बार फिर से मेरी क्लास में। मैं हूं राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टडी टाइम बाय राजेश शर्मा। तो प्यारे बच्चों, मैंने अभी पिछले वीडियो से एक प्रश्न श्रृंखला का निर्माण किया है जो आपके लिए उपयोगी साबित होगी इस वर्ष की बोर्ड परीक्षा कक्षा 12 अंग्रेजी अनिवार्य के लिए। और इसी सिलसिले में ये मेरा सेकंड वीडियो है और इस वीडियो में मैं यहाँ पर चर्चा करूँगा आपके लिए क्लासेज के बारे में। तो सबसे पहले तो आप ये समझेंगे कि भाई क्लासेज क्या होते हैं, और इस सारी चीज़ों को समझने से पहले मैं एक और आप सभी से गुजारिश करता हूं कि यदि आप मेरे चैनल पर एकदम नए व्यूअर हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को। तो मित्रों, आइए शुरू करते हैं। क्लासेज का हिंदी में अर्थ होता है उपवाक्य, यानी वाक्य का एक टुकड़ा। तो यहाँ पर क्या होता है कि क्लासेज और सेंटेंस में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता। यानी जब बहुत सारे सेंटेंस आपस में किसी कनेक्टिव से जुड़ जाते हैं तो उस कंडीशन में वो सारे के सारे सेंटेंस जो जुड़ते हैं वो क्लासेज बन जाते हैं। अकेले एक सेंटेंस को हम सेंटेंस ही कहते हैं, क्लास नहीं कहते। और इसी तरह के समानांतर बहुत सारे जो सेंटेंस हैं उन सभी सेंटेंसों को यदि हम किसी कनेक्टिव के द्वारा आपस में जोड़ देते हैं तो वो सारे के सारे सेंटेंस अब सेंटेंस नहीं कहलाते बल्कि क्लासेज कहलाते हैं एक बड़े सेंटेंस के। तो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हम क्लासेज को समझने की कोशिश करेंगे। तो पहली चीज़ तो ये है कि भाई जब कोई जटिल वाक्य होता है, कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है तो उसके अंदर एक प्रिंसिपल क्लास होता है। ये समझें आप, एक प्रिंसिपल क्लास, और बाकी के सारे जो है सब ऑर्डिनेट क्लास कहलाते हैं, क्योंकि उनका अर्थ जो है उस प्रिंसिपल क्लास के ऊपर ही निर्भर करता है। तो प्यारे बच्चों, जो एक जटिल वाक्य होता है उसमें एक प्रिंसिपल क्लास होता है और बाकी के जितने भी उसमें सेंटेंस आपस में कनेक्टिव से जुड़े हुए होते हैं वो सारे के सारे क्लासेज कहलाते हैं। वैसे तो सभी की सभी क्लासेज होते हैं लेकिन हम उनको सब ऑर्डिनेट क्लास कहते हैं। एक प्रिंसिपल क्लास और बाकी के सब ऑर्डिनेट क्लास, उनको हम जो है डिपेंडेंट क्लास भी कहते हैं। तो अब ये जो क्लास होते हैं ये जो है कई तरह के होते हैं। जैसे एक नाउन क्लास होता है। अब पहले हम नाउन क्लास के बारे में समझेंगे। यानी नाउन क्लास क्या होता है? एक ऐसा क्लास जो एक नाउन की तरह कार्य करे किसी सेंटेंस के अंदर, यानी एक नाउन की तरह बिहेव करे। यानी इसको हम इस तरह कह सकते हैं कि एक नाउन क्लास वह आश्रित उपवाक्य होता है जो किसी संज्ञा, सर्वनाम या नाउन फ्रेज द्वारा किसी वाक्य में किए जा रहे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का कार्य करे। यानी या तो वो नाउन तो है ही, यानी नाउन के रूप में काम करे, और उस सेंटेंस के अंदर या तो वो सब्जेक्ट बने या फिर वो ऑब्जेक्ट बने या कॉम्प्लीमेंट बने। अब ये जो नाउन क्लास होते हैं इनको भी हम आगे चल करके यहाँ 5 तरीके से विभाजित कर देते हैं। अब ये 5 जो टाइप्स हैं वो हैं, एक तो सब्जेक्ट टू ए वर्ब, यानी ये जो नाउन क्लास होते हैं वो किसी भी जो है सेंटेंस यानी जटिल वाक्य के अंदर एक वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में काम में आते हैं। और जैसे कि एक सेंटेंस से आप समझें इसको, ये एक एग्जांपल है आपके लिए। वेयर ही इज़ गोइंग इज़ नॉट नोन। तो यहाँ पर इज़ नॉट नोन ये इसका जो है वर्ब है, यानी इज़ जो वर्ब है इसके लिए ये जो वेयर इज़ गोइंग जो आ रहा है आपका, ये एक जो सेंटेंस का टुकड़ा यहाँ पर आ रहा है, ये यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर जो है एक सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है। और ये अपने आप में एक नाउन भी है। वेयर ही इज़ गोइंग इज़ नॉट नॉन, क्योंकि सब्जेक्ट जो होता है वो या तो कोई जो है आपका कोई नाउन है या कोई प्रोनाउन है या कोई फ्रेज है। तो अब यहाँ पर देखिए दूसरी जो चीज़ है वो है ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन, या वो किसी सेंटेंस के अंदर जो है प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। जैसे इस सेंटेंस में देखें आप, इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ ही डज, यानी ऑन के बाद में ये हाउ ही डज जो टुकड़ा आया है ये ऑन का आगे बढ़ता हुआ भाग है, और ऑन यहाँ पर क्या है? प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन का ही ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यानी प्रीपोजिशन का यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में ये वर्क कर रहा है। इसी तरह थर्ड जो टाइप है वो है ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, यानी किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में। जैसे आई डू नॉट नो, अब ये नो तक ये सेंटेंस यहाँ पर पूरा हो गया, और वेयर से जुड़ करके ये जो क्लास आया वेयर सी लिव्स, ये यहाँ पर जो है वर्ब का ऑब्जेक्ट है, यानी नो का यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है ये टुकड़ा।
और अगला देखिए कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब, या फिर वो किसी वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम में आता है, जैसे लाइफ इज। अब ये यहाँ पर ये वर्ब पूरी होगी इज, और उसके बाद में इज को आगे बढ़ाया व्हाट वी मेक, यानी लाइफ इज व्हाट वी मेक, यानी जीवन वो है जो हम उसे बनाना चाहें। और इसका जो अगला प्रकार है वो है केस इन अपोजिशन टू ए नाउन और प्रोनाउन, यानी नाउन या प्रोनाउन के अपोजिशन के रूप में, जैसे द न्यूज। अब ये यहाँ पर नाउन, यहाँ पर जो न्यूज़ है, अब वो दैट से ये जो टुकड़ा आया है सेंटेंस का, दैट ही इज़ डाइड इन इज़ इनकरेक्ट, तो ये न्यूज़ का अपोजिशन है यहाँ पर, यानी न्यूज़ जो यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन के रूप में काम आई है, और दैट से ये जो टुकड़ा आया है ये जो है इसका अपोजिशन कहलाएगा यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन का। तो इस तरह ये 5 तरह के हमने यहाँ पर देखे क्लाजेस के प्रकार। अब ये जो क्लाजेज होते हैं यानी हमने नाउन क्लाजेज के यहाँ पर 5 तरह के प्रकार देखे, और वैसे मुख्य रूप से जो क्लाजेज हैं वो 3 तरह के हैं। एक तो नाउन क्लास, जैसे आपने देखा नाउन क्लास, अभी नाउन क्लास 5 तरह के हैं, और एक होता है रिलेटिव क्लास जिसको हम एडजेक्टिव क्लास भी कहते हैं। इसी तरह एक और क्लास होता है जिसको हम एडवर्बियल क्लास कहते हैं। तो 3 तरह के यहाँ पर हम जो है क्लास होते हैं, और जो पहला हमने देखा नाउन क्लास वो 5 तरह के होते हैं, यानी सब्जेक्ट टू ए वर्ब, ऑब्जेक्ट टू ए प्रोपोजिशन, और ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, या कम्प्लीमेंट टू ए वर्ब, या केस इन अपोजिशन टू ए नाउन और प्रोनाउन। अब हम देखेंगे दूसरे तरह के क्लास, और वो होते हैं रिलेटिव क्लास, या जिनको हम एडजेक्टिव क्लास भी कहते हैं। ये रिलेटिव क्लास या एडजेक्टिव क्लास क्यों कहलाते हैं? क्योंकि रिलेटिव क्लास वह क्लास होता है जो वाक्य में एक एडजेक्टिव का कार्य करे, अर्थात जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, वह अपनी पूर्ववर्ती संज्ञा यानी एंटीसीडेंट जो नाउन होती है उसके बारे में कुछ बताए। जैसे ये कुछ एग्जाम्पल हैं, इससे हम इसको बेहतर तरीके से समझेंगे। दिस इज़ द कार विच आई हैव बॉट। अब यहाँ पर ये जो कार है वो एक नाउन है, और इसी को ये अगला जो टुकड़ा है वो इसको क्वालिफाई कर रहा है, यानी कार के बारे में बात हो रही है। दिस इज़ द कार यानी ये वो कार है विच आई हैव बॉट, जिसे मैंने ख़रीदा है। तो किस चीज़ को ख़रीदा है मैंने? व्हाट आई हैव बॉट, तो दैट इज़ कार, यानी वी आर टॉकिंग हियर अबाउट ए कार। तो कार को ही ये अगला जो टुकड़ा है वो यहाँ पर क्वालिफाई कर रहा है। तो ये अपने आप में एक रिलेटिव जो है क्लास हो गया, एडजेक्टिव क्लास कहलाएगा। जैसे ये देखिए सेकंड वन, यू कैन बाई द कार दैट यू नीड। अब यहाँ पर भी ये जो अगला टुकड़ा है वो कार के आगे जो आया दैट यू नीड, जिसकी तुम्हें ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है? आगे की चीज़ हमको बता रही है कि भाई कार की ज़रूरत है। तो यू कैन बाई द कार, तुम वह कार खरीद सकते हो, दैट यू नीड, जिसकी तुमको ज़रूरत है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगला जो टुकड़ा है दैट से जुड़ करके जो ये क्लास आया है ये कार के बारे में कुछ हमको बता रहा है, यानी कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है, यानी कार को क्वालिफाई कर रहा है। तो ये भी एक एडजेक्टिव क्लास हुआ। जैसे एक और देखिए, द गर्ल whom you helped is very poor, यानी वह लड़की जिसकी तुमने सहायता की इज़ वेरी पुअर। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं द गर्ल, यानी लड़की की हम बात कर रहे हैं। तो लड़की की बात कर रहे हैं तो ये भी एक नाउन है, और इसको ये अगला जो क्लास है वो क्वालिफाई कर रहा है, यानी ये भी एक एडजेक्टिव क्लास हुआ, क्योंकि ये भी नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। पहला सेंटेंस कार को क्वालिफाई किया जा रहा है, दूसरा सेकंड वन के अंदर भी हम कार को क्वालिफाई कर रहे हैं, थर्ड वन में हम गर्ल को क्वालिफाई कर रहे हैं। तो हियर कार और गर्ल नाउन है, और नाउन को जो भी या तो कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स या कोई एक पर्टिकुलर वर्ड यदि उसकी विशेषता बताता है, उसे क्वालिफाई करता है, तो वो एक एडजेक्टिव कहलाता है। और ये पूरा का पूरा टुकड़ा एक क्लास है, इसलिए ये हम इसे एडजेक्टिव क्लास कहते हैं। तो एडजेक्टिव क्लास को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक तो होते हैं डिफाइनिंग क्लासेस और एक होते हैं नॉन डिफाइनिंग क्लासेस। अब ये डिफाइनिंग क्लासेस क्या होते हैं? ये डिफाइनिंग जो क्लासेस होते हैं वो किसी व्यक्ति, वस्तु या जानवर के विषय में विशेषण के रूप में जानकारी प्रदान करते हैं। इसके अलावा डिफाइनिंग क्लास के अंदर कॉमाज का यूज़ किया जाता है, ये बिल्कुल ध्यान रखें, यानी किसी भी क्लास के अंदर यदि कॉमा लगा हुआ है तो वो डिफाइनिंग क्लास है। इसके अलावा ये संज्ञा के बारे में रेस्ट्रिक्टिव जानकारी देते हैं, यानी सीमित जानकारी देते हैं, यानी विस्तार से नहीं बताते उसके बारे में, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसे रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, एक तरह से उसको लिमिट कर देते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल से आप इसको समझें, जैसे माय सिस्टर हु लिव्स इन लंदन
विजिटेड अस लास्ट वीक, यानी ये जो आपको सेंटेंस जो हमको बता रहा है वो ये है कि मेरी एक सिस्टर है जो लंदन में रहती है और हमसे वो मिली है। माई सिस्टर हु लिव्स इन लंदन विजिटेड अस, यानी मेरी बहन जो लंदन में रहती है वो हमसे मिलने आई लास्ट वीक को। कब आई? लास्ट वीक को। तो ये एक सेंटेंस है, इसमें जो है कहीं भी कोई कॉमा, देखिए आपकी कहीं कोई कॉमा लग रहा है क्या? तो यहाँ पर कहीं कोई कॉमा नहीं है, यानी यहाँ पर कॉमा का कोई यूज नहीं हो रहा। तो जहाँ जिस सेंटेंस के अंदर कॉमाज का यूज़ नहीं होता है, जहाँ संज्ञा के बारे में रेस्ट्रिक्टिव जानकारी देते हैं और किसी जानवर या व्यक्ति वस्तु की जो विशेषता बताते हैं, वो जो क्लाज होते हैं वो डिफाइनिंग क्लाजेस कहलाते हैं। और ये जो सेंटेंस है जिसमें सिस्टर की बात हो रही है कि माई सिस्टर हु लिव्स इन लंदन विजिटेड अस लास्ट वीक, यहाँ पर कहीं कोई कॉमा नहीं है और अर्थ ये हमको यहाँ पर दे रहा है कि मेरी एक बहन है जो लंदन में रहती है और पिछले सप्ताह वो हमसे मिलने आई। इसका मतलब ये हुआ कि मेरी सिर्फ एक ही बहन है, इसके अलावा और कोई बहन नहीं है। अब देखिए बी के अंदर, यानी जो नॉन डिफाइनिंग क्लाजेज होते हैं वे ये क्या करते हैं, नॉन डिफाइनिंग क्लाजेज ये अपनी पूर्ववर्ती संज्ञा के विषय में असीमित जानकारी प्रदान करते हैं, मतलब सीमित नहीं असीमित, और इनमें कॉमाज का यूज़ किया जाता है, यानी इसमें कॉमा लगा रहता है। जैसे वही सेंटेंस जो आपने अभी देखा कि माई सिस्टर हु लिव्स इन लंदन, अब यहाँ हमने कॉमा लगा दिया, लंदन के बाद में ये कॉमा लगा दिया। विजिटेड अस लास्ट वीक, यानी मेरी एक बहन जो लंदन में रहती है वो पिछले सप्ताह हमसे मिलने आई। इसका मतलब ये हुआ कि आई हैव मोर सिस्टर्स एक्सेप्ट द सिस्टर हु लिव्स इन लंदन, यानी मेरी और भी बहन है, एक बहन लंदन में रहती है और हो सकता है कि मेरी और भी बहन हो और वो कहीं और जगह रहती हो, लेकिन लंदन वाली बहन जो है लास्ट वीक को मुझसे मिलने आई। इसका मतलब आई हैव मोर देन वन सिस्टर्स, यानी मेरी और भी बहुत सारी बहनें हैं। यह कॉमा लगते ही इसका अर्थ थोड़ा सा इस तरह चेंज हो गया और यहाँ पर जो जानकारी है वो असीमित हो गई, यानी एक ही बहन की बात नहीं हो रही है, अब बहुत सारी बहनों की बात हो रही है। इसके अलावा एक चीज़ आप ये ध्यान रखें कि इस तरह के जो क्लाज होते हैं, चाहे वो डिफाइनिंग है या नॉन डिफाइनिंग है, इस तरह के जो क्लाज होते हैं वो जिन कनेक्टिव से जुड़े रहते हैं वो अधिकतर हु, हुज, हुम, विच, दैट, व्हेन और व्हाई से जुड़े रहते हैं, यानी जो भी रिलेटिव प्रोनाउन हैं आपके उनसे ये जुड़े रहते हैं। यानी जो भी आपके रिलेटिव क्लाज हैं या जिसको हम एडजेक्टिव क्लाज भी कहते हैं वो कुछ विशेष तरह के रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़े रहते हैं, यानी कंजक्शन से जुड़े रहते हैं, और वो विशेष तरह के कंजक्शन है हु, हुज, हुम, विच, दैट, व्हेन, व्हाई। अब देखिए नेक्स्ट, एडवर्बियल क्लाजेज, क्रिया विशेषण उपवाक्य। ये क्या होते हैं क्रिया विशेषण? जैसे कि सबसे ही पता चल रहा है कि भाई ये क्रिया की विशेषता बताते हैं, यानी एन एडवर्बियल क्लाज इज ए क्लाज दैट फंक्शंस एज एन एडवर्ब, यानी ये वो क्लाज होते हैं जो किसी सेंटेंस के अंदर एक एडवर्ब की तरह फंक्शन करते हैं, एक क्रिया विशेषण की तरह फंक्शन करते हैं। और किस चीज़ को मॉडिफाई करते हैं? इट मॉडिफाइज ए वर्ब, किसी वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, या एन एडजेक्टिव या किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं, या फिर अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं, यानी दूसरा भी यदि कोई एडवर्ब उसमें है तो उसको भी ये मॉडिफाई करते हैं। और ये जो है किस तरह के होते हैं, ये जो है आपके ए बी सी 3 4 5, यानी 5 तरह के ये एडवर्बियल क्लाज यहाँ पर होते हैं। जैसे ए देखिए आप, एडवर्बियल क्लाज ऑफ कंडीशन, यानी शर्त वाले उपवाक्य, विशेषण क्रिया विशेषण वाले उपवाक्य, एडवर्बियल क्लाज ऑफ कंडीशन। अब इनको कैसे पहचानेंगे? हम इनके कंजक्शन से पहचानेंगे, यानी इफ़, व्हेन, अनलेस, इवन इफ़, इवन दो, इस तरह के यदि प्रोनाउन से ये जुड़े रहते हैं, इस तरह के कनेक्टिव से जुड़े रहते हैं, तो फिर ये आपके एडवर्बियल क्लाज ऑफ कंडीशन हैं, और इनमें कोई ना कोई कंडीशन, इन शर्त जुड़ी हुई रहती है और उसका परिणाम जुड़ा हुआ होता है। दूसरे होते हैं एडवर्बियल क्लाज ऑफ प्लेस, यानी स्थान को दिखाने वाले क्रिया विशेषण, और स्थान को दिखाने वाले जो क्रिया विशेषण होते हैं वो विशेष तरह के कुछ कनेक्टिव से जुड़े रहते हैं, जैसे वेरेवर, एनी, वेयर, एवरीवेयर या वेयर। इसके अलावा एडवर्बियल क्लाज ऑफ टाइम, यानी समय को दिखाने वाले क्रिया विशेषण,
तो ये भी एक विशेष तरह के जो है कंजक्शन से जुड़े रहते हैं। कंजक्शन का आपको ध्यान रखना है, जैसे सिंस है, वाइल है, एज सून एज है, फॉर है, सो दैट है। तो इस तरह के कंजक्शन से यदि कोई क्लास जुड़ रहा है तो फिर वो कहलाएगा एडवर्बियल क्लास ऑफ टाइम। इसी तरह डी वाला देखिए आप, एडवर्बियल क्लास ऑफ रीजन, यानी रीजन को दिखाने वाले क्रिया विशेषण वाले उपवाक्य। और ये विशेष तरह के जो यहाँ पर हम कंजक्शन काम में लेते हैं वो होते हैं बिकॉज, सिंस, एज, फॉर, सो दैट। और देखिए नेक्स्ट, एडवर्बियल क्लास ऑफ कंट्रास्ट, ये कंट्रास्ट को दिखाने वाले होते हैं। और दो, आल्दो, डेस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ और वेरास, इस तरह के कुछ कनेक्टिव्स हैं जिनसे ये जुड़े हुए होते हैं और यही इनकी पहचान है। अब कुछ एक्सरसाइज हम यहाँ पर हल करेंगे। जैसे ये कुछ एक्सरसाइज हैं जो आपकी एग्ज़ाम में आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। जैसे पहला सेंटेंस देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना है, मैंने कुछ कोष्टक के अंदर कनेक्टिव है, उनसे आपको ये दो सेंटेंस इनको जोड़ना है। जैसे इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड, ये एक शर्त वाला यानी शर्त वाला वाक्य है, कंडीशनल क्लाज है। तो यहाँ पर इसको अनलेस से आपको जोड़ना है। तो इस तरह हम इसको जोड़ेंगे, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड, यानी अनलेस को आगे रख के और फिर इफ़ को हटा दिया हमने और बिल्कुल इस तरह इसको हमको लिख देना है। अब देखिए सेकंड वन, इफ़ ही डज़ नॉट कम टू मी आई विल नॉट हेल्प हिम, अनलेस से इसको जोड़ना है, ये भी कंडीशनल क्लाज है। अनलेस ही कम्स टू मी आई विल नॉट हेल्प हिम। और देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर आफ्टर से इसको जोड़ना है थर्ड वाले को। थर्ड वाला देखिए, ही फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट टू बेड आफ्टर, अब आफ्टर से जोड़ना है आपको इसको। ही फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना काम पूरा किया, ही वेंट टू बेड, और वो सोने चला गया। तो इसको हम आफ्टर से जोड़ेंगे, आगे ही रख देंगे इसको, यानी आफ्टर ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, यानी अपना कार्य पूरा करने के बाद ही वेंट टू बेड, वो सोने चला गया। अब देखिए फोर वाला, दिस इज़ माई पेन, ये मेरा पेन है, आई बॉट इट यस्टरडे, इसे मैंने कल ख़रीदा, इसको दैट से जोड़ना है। तो इस तरह हम इसको जोड़ेंगे कि दिस इज़ माई पेन दैट आई बॉट यस्टरडे, ये मेरा पेन है और इसे मैंने कल, जिसको कि मैंने कल ख़रीदा था। और देखिए नेक्स्ट फाइव वाला देखिए, ही रीच्ड द हॉल, वो हॉल में पहुँचे, देन द फिल्म स्टार्टेड, और तब फिल्म शुरू हुई। आफ्टर से ही इसको जोड़ना है, तो इस तरह हम इसको जोड़ देंगे, आफ्टर ही हैड रीच्ड द हॉल द फिल्म स्टार्टेड, यानी उसके हॉल में पहुंचने के बाद में फिल्म स्टार्ट हो गई। सिक्स वाला देखिए, सिक्स वाला, आई नो द रीज़न ही डिड नॉट सक्सीड, और इसको वाई से जोड़ना है। तो वाई से जब जोड़ेंगे तो इस तरह हम इसको जोड़ देंगे, आई नो द रीज़न वाई ही डिड नॉट सक्सीड। सेवन वाला देखिए, आई रीच्ड स्कूल इट बिगेन टू रेन, मैं स्कूल पहुंचा, बरसात शुरू हुई। एज सून एज से इसको जोड़ना है, एज सून एज आई रीच्ड स्कूल, जैसे ही मैं विद्यालय पहुंचा, इट बिगेन टू रेन, इस तरह हमको इसको जोड़ना है। और ये देखिए नेक्स्ट एट वाला सेंटेंस, एज सून एज आई रीच द हॉल द फिल्म स्टार्टेड, इसको नो सूनर देन से आपको जोड़ना है। तो इस तरह हम इसको जोड़ेंगे, नो सूनर डिड आई रीच द हॉल, यानी जैसे ही मैं हॉल के अंदर पहुंचा, देन द फिल्म स्टार्टेड, और तब फिल्म शुरू हो गई। नाइन वाला देखिए, आई वाज राइटिंग ए लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा था, आई लाइट द लाइट वेंट ऑफ, बिजली चली गई। वाइल, वाइल से यहाँ पर इसको जोड़ना है। तो वाइल आई वाज राइटिंग ए लेटर, यानी जिस वक्त मैं लेटर लिख रहा था, द लाइट वेंट ऑफ, उसी वक्त बिजली चली गई। अब देखिए नेक्स्ट, आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क आई वेंट टू बेड, यहाँ पर वैन से इसको जोड़ना है, यानी व्हेन आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क, जब मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया, आई वेंट टू बेड, और तब मैं सोने चला गया। एक और एक्सरसाइज हम यहाँ पर हल करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग व्हेन, वाइल और भाई, इस तरह हम इसको जो है वेयर और भाई से भरना है। ये जो कुछ फिल इन द गैप्स है, यानी कुछ गैप्स है, इनको फिल करना है आपको व्हेन से या वेयर से या वाई से, यानी तीन यहाँ पर आपको कनेक्टिव दिए गए हैं, व्हेन, वेयर और वाई। तो पहले तो आप समझे व्हेन को का यूज़ हम कब करेंगे और वेयर का यूज़ कब करना है और वाई का यूज़ कब करना है। ये एक शॉर्ट ट्रिक आप याद रखें। व्हेन का यूज़ समय को दिखाने के लिए, यानी जिसमें
टाइम से संबंधित कोई बात आ रही है, किसी तरह की चर्चा हो रही है किसी सेंटेंस में, तो हम वेन भर देंगे उसमें। वेयर कहाँ आपको यूज़ करना है, जहाँ किसी प्लेस की बात हो रही है, स्थान की बात हो रही है, आपको बिल्कुल वहाँ पर वेयर भर देना है। वाई, वाई का यूज़ कहाँ करेंगे हम, जहाँ कभी रीजन की बात हो रही है, कोई कारण की बात हो रही है, तो वहाँ हमको वाई का यूज़ करना है। जैसे पहला सेंटेंस देखिए, वी विजिटेड द स्कूल माई फादर टॉट। अब यहाँ पर एक स्थान की बात हो रही है, यानी वी विजिटेड द स्कूल, हमने स्कूल यानी हम एक स्कूल में गए जहाँ मेरे पिताजी पढ़ाते पढ़ाते। यहाँ पर स्थान की बात है तो हम वेयर यहाँ पर भर देंगे, यानी वी विजिटेड द स्कूल वेयर माई फादर टॉट। हम उस स्कूल में गए जहाँ मेरे पिताजी पढ़ाते थे। अब देखिए सेकंड, आई मेट हर लास्ट ईयर, यानी मैं उससे लास्ट ईयर को मिला। ये देखिए नोट करिए आप इसको, लास्ट ईयर समय की बात हो रही है यहाँ पर, तो लास्ट ईयर की बात हो रही है तो हम वैन यहाँ पर भर देंगे, वैन ही केम टू माई हाउस, यानी मैं जब वो मेरे पास घर आई, यानी पिछले साल, तो मैं उससे मिला। वी आर लुक्ड एट द प्लेस, अब प्लेस की बात हो रही है तो वेयर आ गया यहाँ पर, वेयर द फायर हैड स्टार्टेड। वी आर लुक्ड एट द प्लेस, हमने सभी ने उस स्थान को देखा जहाँ से आग जो है शुरू हुई थी। अब देखिए नेक्स्ट, आई मेट हिम इन द कैफ़े, कैफ़े यानी मैं उसे कैफ़े में मिला। अब कैफ़े में मिला तो कैफ़े क्या है, कैफ़े एक जगह है, एक स्थान है, प्लेस है, तो वेयर का यूज़ कर देंगे। वेयर ही वाज वर्किंग एज ए वेटर, जहाँ वो एक वेटर के रूप में काम कर रहा था। अब देखिए नेक्स्ट, डू यू रिमेंबर द टाइम, बिल्कुल टाइम आ रहा है, टाइम आ रहा है तो वेन लिखिए भाई, तो आपने वेन लिख दिया, बिल्कुल राइट आपका। तो वेन विनोद फेल ऑफ हिज हॉर्स, यानी डू यू रिमेंबर द टाइम, क्या आपको वो समय याद है जब विनोद अपने घोड़े से नीचे गिर गया। अब देखिए नेक्स्ट वाला, डिड दे टेल यू द रीज़न, रीज़न आ रहा है, रीज़न आ रहा है तो भाई लिखिए आप। तो डिड दे टेल यू द रीज़न, क्या तुमको उन्होंने कारण बताया वाई दे वर लेट, कि वे लेट क्यों थे। अब देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए 7 वाला, और 7 वाला क्वेश्चन हमको बता रहा है, द कैट सेट ऑन द वॉल, जगह प्लेस आ रहा है, वेयर भर दीजिए, वेयर इट हैड ए गुड व्यू ऑफ द बर्ड, यानी अब देखिए नेक्स्ट वाला 8 वाला, आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइम, आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइम, टाइम आ रहा है तो वेन, आप बिल्कुल समझ गए, आप वेन भरना है। आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइम वेन दे डिडंट हैव कार्स। अब देखिए नेक्स्ट, लास्ट ईयर आई स्पेंड माई हॉलीडेज इन ब्रिटेन। अब ब्रिटेन आ रहा है, मतलब ब्रिटेन जगह की बात आ रही है, ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन इज़ द नेम ऑफ ए कंट्री, तो हम यहाँ पर वेयर का यूज़ कर देंगे। आई मेट शीला लास्ट ईयर, आई स्पेंड माई हॉलीडेज इन ब्रिटेन, यानी पिछली जो है साल को मैंने मेरी छुट्टियाँ जो है ब्रिटेन में बिताई। वेयर आई मेट शीला, जहाँ मैं शीला से मिला था। अब देखिए 10, आई कुडंट अंडरस्टैंड द रीज़न, मैं उस रीज़न को नहीं समझ सका। अब यहाँ पर रीज़न आ रहा है तो बिल्कुल रीज़न के लिए आप वाई भरेंगे, दे वर सो रूड, यानी वे रूड क्यों थे, इस रीज़न को मैं नहीं समझ सका। एक और एक्सरसाइज यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यहाँ पर आपके लिए कुछ सेंटेंस है, उनको मिला करके आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, जटिल वाक्य यहाँ पर बनाना है। अब देखिए कुछ सेंटेंस, जैसे पहला है, ही विल मेक ए मिस्टेक, एक सेंटेंस तो ये हो गया आपका, ही विल मेक ए मिस्टेक, वह एक गलती करेगा। सी इज श्योर ऑफ इट, उसे इसका भरोसा है। इसको दैट से आपको जोड़ना है, और दैट से जोड़ करके इसको एक जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है। तो इसको हम इस तरह चेंज कर देंगे, सी इज श्योर, यानी ये सेंटेंस हमने यहाँ से उठाया, सी इज श्योर, ये प्रिंसिपल क्लास हो गया, और दैट के बाद में ये जो क्लास जुड़ा है ये इसका सबऑर्डिनेट क्लास हो गया, दैट ही विल मेक ए मिस्टेक। भाई सबऑर्डिनेट क्लास और प्रिंसिपल क्लास का जो अंतर है वो बिल्कुल स्पष्ट है, यानी जो भी क्लास कनेक्टिव से शुरू होता है वो सबऑर्डिनेट है, और कनेक्टिव से पहले वाला प्रिंसिपल क्लास है। सेकंड देखिए, योर ओपिनियन इज़ नॉट करेक्ट, मोहन इज़ ए थीफ, दैट से जोड़ना है, तो योर ओपिनियन दैट मोहन इज़ ए थीफ इज़ नॉट करेक्ट। इफ से जोड़ना है इस वाले को, आई डोंट नो विल इट रेन, तो आई डोंट नो इफ़ इट विल रेन, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लास हो गया। 4 देखिए, माई फादर सेड समथिंग, मेरे पिता ने कुछ कहा, आई डिड नॉट हियर दैट, वाट से जोड़ना है,
तो इसको हमने इस तरह जोड़ दिया, आई डिड नॉट हियर व्हाट माई फादर सेड। तो व्हाट माई फादर सेड यहाँ पर एक सबऑर्डिनेट क्लास हो गया। 5 देखिए, यू टोल्ड ए लाई, तुमने एक झूठ बोला। डू यू एक्सेप्ट इट, क्या तुम इसे स्वीकार करते हो। अब दैट से यहाँ पर जोड़ना है इसको, तो डू यू एक्सेप्ट, और दैट यू टोल्ड ए लाई, तो दैट यू टोल्ड ए लाई यहाँ पर इसका सबऑर्डिनेट क्लास हो गया। तो प्यारे बच्चों, यहाँ हमने आज के इस वीडियो में क्लासेस के बारे में जानकारी ली। अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ फिर हम आमने सामने होंगे। तब तक के लिए आप बने रहे मेरे साथ। हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।